हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काजल वासन और मैं आप लोगों को जो आज टॉपिक करवाने जा रही हूँ दैट इज़ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब हम लोगों ने देखा कि 1991 में हमारी एक इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसके बारे में हो सकता है आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हो। अब वो क्यों लाई गई, इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, राइट? क्यों लाई गई, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी ये, और इसके क्या रीजंस रहे लाने के लिए, क्यों हमें इसको ज़रूरत पड़ी कि हमें इसको कुछ मेजर्स को लाना पड़ा, और दूसरी चीज़ किसने इनिशिएट किया इसके लिए, कहाँ से आइडिया आया। एक्चुअल में क्या है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ना 1990 के टाइम पर, वो एक मिक्स इकोनॉमी मानी जाती थी, राइट? मिक्स इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर जो है टुगेदर वर्क करते हैं। बट जैसा कि हमने देखा, पब्लिक सेक्टर जो है वो तो अपना एक डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रही थी, बट प्राइवेट सेक्टर जो है अपना ओपनली वर्क नहीं कर पाती थी। बिकॉज अगर उनको कुछ भी इनिशिएटिव लेना होता था तो उनको जो पब्लिक सेक्टर से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके चलते हमने देखा पब्लिक सेक्टर के वर्क में और प्राइवेट सेक्टर के वर्क में जो है मिसबैलेंस हो रहा था, जिसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ा, राइट? जिसकी वजह से हमने ये पाया कि हम लोगों की जो एक परचेजिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। हम लोगों के पास फंड्स नहीं थे कि हम किसी भी चीज़ की पेमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकें। हम लोगों के पास जो है बोरोइंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, हम कर्ज के नीचे इतना डूब चुके थे कि अब हमारे पास कंजप्शन नीड्स लेने के लिए भी पैसा नहीं था, जो कि हमारी नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि हमारे उस टाइम पे, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट? इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमें कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना होगा, हमें एक पॉलिसी बनानी होगी सो दैट हम इन चीज़ों को ओवरकम कर पाए। तो कुछ ऑब्वियसली हमारे रीजंस रहे होंगे इस चीज़ पॉलिसी लाने के। उस टाइम पे जो हमारे 6 मेन रीजंस थे जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होकर आते हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहला रीजन तो याद हो कि हमारा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर का अगर हम आज एक लाइव एग्जांपल लें तो हमारा बैंक हम एसबीआई बैंक्स में देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक जो है किस तरीके से काम करते हैं। मैं एक पर्टिकुलर बैंक का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है हमारा मेन बैंक माना जाता है एसबीआई बैंक। आपने देखा होगा कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता है, आपका काम जो है प्रॉपर तरीके से ऑन टाइम नहीं हो पाता है, मतलब वो कभी कभी तो मिसबिहेव भी करते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि हम लोग काम करें नहीं करें हमारी सैलरी तो प्रॉपर आ रही है ना, उन लोगों को तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो उनकी इस तरीके की परफॉर्मेंस की वजह से हम लोगों ने ये देखा कि पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं रहा। तो ऑब्वियसली बात है, जब पब्लिक सेक्टर इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, अगर वो वर्क ही नहीं कर रहे तो कैपिटल फ्लो कहाँ से होगा? नेक्स्ट रीजन जो आता है वो आता है हमारा डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट से मेरा यहाँ पे डेफिसिट से ये मतलब है कि उस टाइम पे जब कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही थी वो कम कर रही थी और जो इम्पोर्ट कर रही थी वो ज़्यादा कर रही थी। बिकॉज हम लोगों को पता है इंडिया का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था क्योंकि हमें मशीनरी जो है वो बाहर की कंट्री से ही इम्पोर्ट करनी पड़ रही थी, राइट? जिसके लिए हमारा पैसा जो था वो ज़्यादा जा रहा था और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं था कि वो बहुत अच्छे गुड्स बनाकर बाहर उनको एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि जिस वैरायटी के जो हैंडमेड कुछ प्रोडक्ट्स बनते थे उन लोगों वो इतने अच्छी वैल्यू के नहीं थे। इस वजह से हमारा जो इम्पोर्ट था वो ज़्यादा जा रहा था। तो इम्पोर्ट जब अगर हम ज़्यादा कर रहे तो हमारा मनी फ्लो जो है बाहर के फॉरेन के लिए वो ज़्यादा हो रहा था। तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया क्योंकि हमारा इम्पोर्ट जो है वो बढ़ चुका था और हम लोगों के पास जो है पैसा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। थर्ड रीज़न जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है हमारा महंगाई, राइट? हमारी उस टाइम पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हम लोग जो है मतलब जो कंजप्शन नीड्स थी हमारी उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। कंजप्शन गुड्स बेसिकली, राइट, जो कि हमारे को रिक्वायर्ड है, जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, क्योंकि हम लोग उनका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई राइज हुआ था जिनको अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू राइज इन प्राइस, राइट? ये जो है हमारा बढ़ चुका था, डेफिसिट इन बीओपी बढ़ चुका था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर वो देखी हमने वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी।
अब हमने देखा कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये वो रिजर्व है जब हम कभी बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हम इस रिजर्व का यूज़ करते हैं। अब इसकी भी एक लिमिट होती है, तो हम इसकी डेफिनेटली मिनिमम लिमिट तक पहुंच चुके थे और अब हमारे पास इतना रिजर्व नहीं बचा था, इतना फंड नहीं था कि अब हम इस पर इसके थ्रू या इसकी हेल्प से हम और कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर पाएँ या अपनी ज़रूरतों पे पैसा लगा पाएँ। फिफ्थ रीज़न था हाई बर्डन ऑफ डेट्स। डेट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारी बोरोइंग्स, कर्जा उधार जो हम लोगों ने दूसरी कंट्री से ले रखा था, हम उनको भी नहीं चुका सकते थे क्योंकि वो कर्जा इतना ज़्यादा होता जा रहा था, प्लस उस पर इंटरेस्ट डबल पे डबल होता जा रहा था कि हम लोग पे ही नहीं कर पा रहे थे। अभी जैसे हमने पढ़ा कि हम लोग जब बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे तो उस कर्जे का इंटरेस्ट कहाँ से चुकाते हम, राइट। तो और छठा रीज़न इसका ये कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों था? क्योंकि अगर हम आज भी इकोनॉमिक में अपनी देखें, गवर्नमेंट सेक्टर देखें या प्राइवेट सेक्टर देखें, प्राइवेट सेक्टर में हमने जनरली ने देखा हुआ है कि बड़ा एफिशिएंट इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है बड़ा, और वहाँ पे काम जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा होता है। लेकिन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में हम देखें तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ना ही काम होता है, ना ही किसी चीज़ का मैनेजमेंट होता है कि किस तरीके से होनी चाहिए। और गवर्नमेंट सबसे बड़ा यहाँ पे वहाँ पे क्या है, एक एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रही थी कि किन चीज़ों पे हमें फंड जो है अपना यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ का एक मैनेजमेंट जो है हमने देखा नहीं था। सो दीज आर द 6 रीज़न जिनकी वजह से हमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है हमें लाने पड़े और हमें एक न्यू पॉलिसी बनानी पड़ी। अब डेफिनेटली अगर हम इस पॉलिसी को बना रहे हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे, और ऑब्जेक्टिव्स का बेस क्या रहा होगा? डेफिनेटली जिन रीज़न से बन रही है वो पॉलिसी, उसी को हमने बेस बनाकर उसके ऑब्जेक्टिव्स रेडी किए होंगे कि हम उस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूव करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों को हम कम करने वाले हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था और हमारा जो इन्फ्लेशन था हमने देखा जो कि बढ़ चुका था, तो हम उसको क्या ट्राई करेंगे कि वो कम हो जाए। फिस्कल डेफिसिट जो हमारा इतना उधार बढ़ चुका था उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट से मतलब ये है कि जो हमारा व्यापार हो रहा था, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, हम उसका एक बैलेंस करेंगे कि जितना इंपोर्ट हो उतना ही एक्सपोर्ट हो, राइट। तो चौथा रीज़न है फॉरेन कैपिटल फ्लो, मींस कि हमारा फॉरेन कैपिटल फ्लो जो है वो बढ़ जाए। तो हमारा डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव ये तो रहेगा ही रहेगा कि ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए, फॉरेन कैपिटल फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाए, राइट। अब इसमें अगर हम बात करें, प्लस हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स और भी थे, जैसे कि हमारे काम में जो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था वो एफिशिएंट हो जाए, प्लस हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अपना, जिसके लिए हम इंपोर्ट कर रहे थे टेक्नोलॉजीज़ का, मशीन्स का, अगर हम उनको इंपोर्ट करने के बाद अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, तो उससे हमारे पास हमारा जो है पैसा आएगा हमारे पास। और हमारे को बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम देखें तो हमें यही था कि ऐसी चीज़ों का सुधार करना है जिससे हमारे पास पैसा आए, राइट। प्लस लास्ट जो था इसका ऑब्जेक्टिव दैट इज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, कि हम अपने मतलब इस तरीके से हमें इस पॉलिसी के रिफॉर्म्स को लाया जाए कि हम जो एक अपने लेवल पे, जो इंडियन लेवल मतलब एक अपने नेशनल लेवल पे जो हमारे कर्ज थे वो तो चुक ही जाएं, उन सब का तो जो मिसबैलेंस चीज़ें थी वो बैलेंस हो जाएं, प्लस हम एक कंपटीशन में आ जाएं ताकि हम दूसरी कंट्रीज़ को कभी भी कल को कन्फ्रंट करें, कभी उनसे अगर डेट की रिक्वायरमेंट पड़े या कभी उनसे डीलिंग की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो हम एक कंपटीशन में हमेशा हमारा इंडिया नाम भी आए। जैसे हम बाकी कंट्रीज़ का अभी भी आज के टाइम पे सुनते हैं, अमेरिका का, रशिया का, बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, चाइना है, जापान है। फिलहाल चाइना का एग्जाम्पल अभी हम नहीं लेंगे, राइट, बिकॉज चाइना ने ऑलरेडी हमारे को बहुत ऐसी सिचुएशन में ला दी है जहाँ पे अभी हम वी ऑल नो कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं कि ये जो कंट्रीज थी वो डेवलप्ड कंट्रीज थी, राइट, एंड हम जो थे वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके थे। तो ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब इन ऑब्जेक्टिव्स में भी एक पूरा प्लान किया गया था कि ये जो थे हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मेजर्स बोलते हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर्स का मतलब मेरा क्या है कि देखो जिन जिन चीज़ों में हमारे को कमी आ रही थी, हमारा सबसे पहला शॉर्ट टर्म मेजर क्या होगा कि पहले उन चीज़ों को हम फुलफिल कर दें,
राइट। मेरा जो जो घाटा होता जा रहा है मैं उसका पहले चुकाऊं, कभी कल को हमारे पास भी पैसा आएगा और मेरे पास बहुत ज़्यादा उधारी आ चुकी होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले उस उधार जिसकी वजह से मुझे इतना प्रेशर पड़ रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही, मैं ट्राई करूँगी ना पहले उसको बैलेंस करूँ और जो बाकी का फंड है मैं उसको एक इस मैनर में यूज़ करूँ कि मेरी जो आगे आने वाली जो सिचुएशन है या आगे आने वाले जो खर्चे हैं मैं उनको भी अपना अफोर्ड कर पाऊँ, राइट। अब अगर मैं देखूँ ये तो थे मेरे शॉर्ट टर्म की, मुझे इन चीज़ों को तो सबसे पहले कम करना ही करना है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जो कि बेसिकली ये था कि बैलेंस हो जाए सिचुएशन। अब आते हैं हमारे जो एफिशिएंसी लानी है काम में, प्रोडक्टिविटी लानी है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस लानी है। अभी ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 महीने में सारा उधार चुकाऊँ और मेरा ये सब बढ़कर आ जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स को लाना पड़ेगा। मेरे वो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मेजर्स भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर था अगर हम उसकी बात करें तो वो जो था हमने देखा कि किस तरीके से मतलब खर्चे जो है हमारे, वो जो हमारा स्लोप था वो ऐसे जा रहा था, राइट। तो अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चरल मेजर्स, क्योंकि हम एक इनको देख रहे हैं इंडिया को एक स्ट्रक्चरल लेवल पे, तो वो क्या है, अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लेते हैं तो हम एक इंटरनेशनल लेवल पे भी इक्वल लेवल पर आ जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमने इनको लॉन्ग टर्म मेजर्स बोला, क्योंकि हमें एफिशिएंसी लानी ही पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी हमें अपने बढ़ानी ही पड़ेगी, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे हमें आना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें भी चाहिए था फंड ताकि हम अच्छे से उस पर वर्क कर सकें, राइट। अब हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है अप्रोच किया, जब ऐसे सिचुएशन होने के बाद हमने जब ऑब्जेक्टिव्स रेडी कर लिए अपने न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के, और जब हमने देखा हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का ही हमारा जो है रिजर्व बचा है, तो इस सिचुएशन में इंडिया ने किसको अप्रोच किया, वर्ल्ड बैंक को, राइट। वर्ल्ड बैंक, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF को उन्होंने अप्रोच किया कि हमें कुछ उधार के कुछ लोन उन्होंने की ज़रूरत है ताकि उस जो भी चीज़ें हैं वो उनको ओवरकम कर पाएँ और अपना रेवेन्यू निकालने के लिए इन्वेस्ट कर पाएँ। सबसे बड़ी बात, अब जो अमाउंट था वो लगभग कितने था, $7 मिलियन के लगभग। सो नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट कि कितना उधार हम लोगों के पास था और कितने से अब हम क्या क्या कर सकते थे उस टाइम पे। ये गवर्नमेंट ने 3 पॉइंट्स के अंडर हाईलाइट करा कि क्या क्या चीज़ें हम करेंगे कि जिससे जो है जो चीज़ें हैं वो ओवरकम हो जाए। अब डेफिनेटली इंडिया ने अगर अप्रोच करा है वर्ल्ड बैंक को कि उसको लोन चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक भी अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा। वर्ल्ड बैंक ने एग्री कर ही लिया, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी कि आप लोगों को अगर हम लोग लोन देते हैं तो आप इंडिया के ऊपर जितने भी एक क्लोज इकोनॉमी जो बनी हुई है वो सबसे पहली चीज़ वो ओपन इकोनॉमी बनेगी, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी जाएगी, जो भी हम टैक्स रिफॉर्म्स हैं उन पर वर्क किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को जो है इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाएगा, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हो, और फॉरेन कंट्री से भी जो है मतलब हमारे जैसे जो गुड्स जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे उन पर जो हम टैक्सेस ले रहे थे उनको कम किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं कंडीशन जो हैं वो वर्ल्ड बैंक ने रखी और इंडिया ने अग्री करी, बिकॉज उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो अब जो चीज़ें जब उन्होंने अग्री करी तो उस पॉलिसी को जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया वो 3 पॉइंट्स के थ्रू हाईलाइट किया गया। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है, आप सिंपल सा समझ सकते हो कि फ्री कर दिया गया, राइट। मीन्स कि जो भी जैसे प्राइवेट सेक्टर को जब भी मैंने आपको बताया कि उनको कुछ करना होता था, तो अगर उनको इन्वेस्ट करना है या किसी चीज़ में या अपना कुछ पार्ट प्ले करना है तो उनको जो है एक एंट्री के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, परमिशन की पड़ती थी। तो उस एंट्री को लिए जो भी था हमने उसको रिमूव करवाया, वर्ल्ड बैंक ने उसको बोला कि ये नहीं होगा। प्लस जो भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर थी कि उन्हें टैक्स को लेकर थी या इन्वेस्टमेंट को लेकर थी, जिस भी फॉर्म में थी, उन सब चीज़ों को हमने रिमूव कर दिया कि देवर फ्री। जो भी वो अगर हमें इंपोर्ट होता था तो उस पर जो भी टैक्सेस ज़्यादा वो पे कर रहे थे या एक्सपोर्ट के टाइम पे कर रहे थे, जो भी सारी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को अब हमने फ्री कर दिया था। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता था, फॉरेन सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके, ठीक है।
सेकेंड आया, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हम ब्रीफ में भी पढ़ेंगे। अभी हम अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर जो एक डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा था, तो उसमें हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर जो है वो सब चीज़ें होल्ड तो करे बैठा था, बट वो उनको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो वर्ल्ड बैंक ने उनको बताया कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं अगर, तो कुछ जो है ऑनरशिप जो है पब्लिक कुछ चीज़ों की प्राइवेट में अगर आ जाएगी तो वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे और वहाँ से हम रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अगर मैं प्राइवेटाइजेशन का एक एग्जांपल दूं तो हम BSES प्राइवेट लिमिटेड को समझ सकते हैं, जो कि बिजली का हमारा डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो सारा उसका क्या हो रखा है, प्राइवेटाइजेशन हो रखा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्राइवेटाइज हो चुकी हैं और जिनका गवर्नमेंट के ऊपर अब कोई मतलब वो होल्ड नहीं करके रखा हुआ उन्होंने। थर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन। अब आप खुद चीज़ देखिए, जो हमारा एक 6 यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा था हमारा ऑब्जेक्टिव कि हमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए। अगर हम उस पॉइंट को देखें, अगर हमारे यहाँ पे कंपनीज जो हैं आकर इन्वेस्ट करने लग जाए, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होने लग जाए, बर्डन कम हो जाए, इफेक्टिवली मैनेज हो जाए, तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने लग जाएंगे तो हम क्या है अपना उस पॉइंट को एक हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को, कि हम इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारे नेशन की इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अब क्या कर सकती है, डील कर सकती है। वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, मतलब अब हमारे गुड्स भी जो हैं वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लग जाएंगे, जो कि हम ग्लोबल लेवल पे अपने आप को देख पाएंगे। तो अभी आपने देखा कि लिबरलाइज होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, तभी हम ग्लोबलाइजेशन को भी फुलफिल कर पाएंगे। अगर इसमें मैं एक एग्जाम्पल दूँ, लेट सपोज मैं एक मकान मालिक हूँ, ठीक है, अब मैं एक पीजी खोलूँ कि मेरे पास 5-6 कमरे बचे हुए हैं, खाली हैं, वेकेंट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पीजी में कन्वर्ट कर दूँ, राइट। अब मैं पीजी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि मैं ये मार्केट में आना चाहती हूँ कि अपने एक तरीके से बिजनेस लेकर कि यहाँ पर आए बॉयज़ और गर्ल्स, पीजी स्टार्ट कर रही हूँ मैं और वो आकर रहें। बट अगर मैं वहाँ पे अलाउ कर दूँ कि नहीं, मेरे पीजी में मॉमडन्स नहीं आ सकते, ठीक है, मतलब फ्री एंट्री उनकी नहीं है, और दूसरी चीज़ मैं फिर कुछ कभी उनको कहूँ कि नहीं ये चीज़ें अलाउ नहीं है, मैं उनको रिस्ट्रिक्ट करूँ, तो डेफिनेटली वो लोग आकर वहाँ नहीं रहेंगे। तो अब अगर मुझे अपने आप को मार्केट लेवल पर देखना है तो मुझे क्या करना होगा, एक तो वहाँ पे सबकी फ्री एंट्री करनी होगी कि वहाँ पर उनके जो ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस अगर मैं उनको लगा रही हूँ कि आप रात को बाहर नहीं जा सकते, आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप नॉन वेज नहीं खा सकते, तो वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर कोई आना ना पसंद करे, तो मुझे उनको क्या है, फ्री करना होगा कि ठीक है यहाँ पे मोमडन्स भी रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, सब रह सकते हैं। तो मैं उनको एक तो फ्री अलाउंस करूँगी तो मुझे किराएदार जल्दी मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दूँ कि उनको मैं बोलूँ कि ठीक है ये आपके रूम की चाबी है और आप अपना यहाँ पर कभी भी रहिए, कभी भी आप अपना बाहर जा सकते हैं, कभी भी आप अंदर आ सकते हैं, आप अपना ये आपका रूम है, ये रूम की चाबी आपके पास, आप इस रूम में कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो उनको क्या अपने रूम की, क्योंकि वो उसके बदले मुझे पैसा दे रहे हैं, डेफिनेटली मेरे पास क्या आ रहा है, मनी, और मुझे अभी इंडिया की सिचुएशन क्या थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए था, मनी। तो अभी हम देखें अगर मैं उनको ऑनरशिप दे देती हूँ तो वो खुश होंगे, ठीक है। वो हो सकता है कि अगर मेरे 2-3 कमरे जो बाकी बचे हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें वहाँ पे आने के लिए, मीन्स की जो फॉरेन कंपनीज है वो और ज़्यादा आकर इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे क्या मिल रहा था उससे, मनी, और मेरा मेन मोटिव ही था, मेरा को क्या चाहिए था, मनी। तो अब अगर मैंने उनको फ्री कर दिया, उनको उनकी ऑनरशिप दे दी, तो दे वुड गेट हैप्पी। और इस तरीके से मैं अगर देखूं तो मेरे 6 के 6 रूम जो है वो वैकेंट से वो फुल हो जाते हैं और मैं एक मार्केट लेवल पर आकर अब बिजनेस करने के लायक हो जाती हूँ कि मीन्स मैं अपने आप को ग्लोबली देख सकती हूँ इस मार्केट में। इससे ये हुआ कि अगर मैंने उन चीज़ों को लिबरलाइज कर दिया, उनकी ऑनरशिप पर ध्यान दिया, तो मैंने अपने आप को देखा कि हाँ मैं आगे अब वर्क कर पा रही हूँ ग्लोबली, राइट। तो ये जो थी हमारी 3 टर्म्स थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर स्टार्ट की गई थी, राइट। अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से लिबरलाइजेशन पर, अब हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे।
तो अब जो हम पढ़ेंगे वो अब हम लिबरलाइजेशन को अलग से पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन में भी अगर मैं देखूं तो हमने 5 पॉइंट्स में उसको अलग अलग आगे और ज़्यादा हमने उसके और पॉइंट्स बनाए कि लिबरलाइजेशन में एक्चुअली क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स से हमारे, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को लिबरलाइज किया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है, तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग रोल प्ले हुआ होगा। तो अब अगर हम फर्स्ट सेक्टर की बात करें जो कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब है जो कि प्राइवेट कंपनीज या फिर फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना चाह रही थी, जिनको पहले रिस्ट्रिक्टेड था अब वो कर सकती थी। तो इंडस्ट्रियल क्योंकि उनको लाइसेंस चाहिए होता था, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको पब्लिक सेक्टर से जो है क्या परमिशन लेनी होती थी, लाइसेंस के लिए पहले अप्लाई करना होता, तो वो चीज़ क्या है वो रिड्यूस कर दी। अब वो रिड्यूस कर दी तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज जो है, प्राइवेट सेक्टर जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, राइट। सेकंड पॉइंट आता है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोल था तो उसको कम कर दिया ताकि प्राइवेट सेक्टर भी जो है अपना आकर कुछ एक रोल प्ले कर सके, राइट। थर्ड आता है डी रिजर्वेशन इन एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमने ना कुछ पार्ट रिजर्व कर रखा था कि ये जो चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करेंगी तो उसको अब हमने डी रिजर्वेशन कर दी, क्योंकि अगर कोई एमएनसी आके उन गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहे और बेचना चाहे तो वो भी कर सकती थी। फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट एक्चुअल में इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर ही बनता है जो कि था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इस एक्ट में हम यही बात करते हैं कि मोनोपोली होती है कि जिस चीज़ पे सिर्फ मेरा ही हक है। तो अगर हम देखें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का ही हर चीज़ का रोल प्ले होता था, पब्लिक सेक्टर के अंडर ही सब कुछ हो रहा था, तो उस चीज़ में क्या है जो मोनोपोली थी सिर्फ पब्लिक सेक्टर की थी, तो वो उस चीज़ को क्या है हटा दिया गया। सेकेंड आता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए लिबरलाइजेशन में। सबसे पहले चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई आया, क्योंकि हमारा जैसे पब्लिक सेक्टर का देखा हमने ज़्यादा रोल था, तो आरबीआई क्या था हमारा, आरबीआई से हमें हमेशा परमिशन लेनी होती थी क्योंकि आरबीआई ही सेट करती थी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब जो है आरबीआई का रूल जो है वो रेगुलेटर को हटाकर उसको एज अ फैसिलिटेटर कर दिया गया। अगर अब जो है प्राइवेट बैंक्स आना चाहें, ओरिजिनल प्राइवेट बैंक पे हम देखेंगे कि अगर प्राइवेट बैंक्स आना चाहें और वो कुछ अपने रूल्स बनाना चाहें, कुछ अपनी कंडीशन टर्म्स बनाना चाहें तो अपने वो क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अब आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और अगर आके उन बैंक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आके कुछ इन्वेस्ट करना चाहें, फॉरेन इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी वो कर सकते थे। नेक्स्ट आता है टैक्स रिफॉर्म। सब टैक्स से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि लिबरलाइजेशन को ना सोचते सबसे पहले माइंड में लाइसेंसिंग टैक्स को लेकर ही आता है। तो जो टैक्सेस थे ना, जो भी ज़्यादा टैक्सेस थे उनको जो है वो परसेंटेज में कम किया गया। प्लस जो हमारे एक्चुअली क्या है, टैक्सेस जो होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो कि आप लोगों के पेरेंट्स हो सकता है वो इनकम पे देते हो, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जैसे हम जीएसटी के एग्जांपल ले सकते हैं। तो रिफॉर्म उनमें क्या है उनका रिडक्शन कर दिया गया, राइट। और रिफॉर्म्स लाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी। प्लस थर्ड क्या किया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस करके। सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब है कि हर चीज़ पे हमें टैक्स देना है, ज़्यादा अमाउंट में देना है। तो कुछ चीज़ें थी जो कंपनीज थी या हम लोग थे जो हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज हम लोगों को हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता था। उन चीज़ों को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, टैक्स कम कर दिया गया, उनमें रिफॉर्म्स लाए गए। तो अब जो है मनी का फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा। अब अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम उसको नेशनल लेवल पर देखते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, कंट्री ने गवर्नमेंट ने क्या करा, डीवैल्यूएशन इन रुपी कर दिया। मीन्स की जो हमारे रुपीज़ की वैल्यू है, जो हमारे मनी की वैल्यू है, वो अदर कंट्री के जो भी उनकी करेंसी है उसके कंपैरिजन में कम कर दिया, उसको डीवैल्यू कर दिया, ताकि बाहर की कंट्रीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर अपना इनकम हमारे को दें। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को इंपोर्ट करने पे जो हमारे पास फ्लो करेंसी आएगी वो ज़्यादा आए, ताकि वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाए बेसिकली। सेकेंड पॉइंट आता है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब पहले क्या करता था, एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन होता था वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता था, तो अब भी वो नहीं होगा, अब जो है वो मार्केट डिसाइड करेगी, राइट। ट्रेड एंड इन्वेस्ट पॉलिसी रिफॉर्म। अब ट्रेड पे अगर हम बात करें, ट्रेड पे हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की।
तो अब हमने देखा कि जो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सबसे पहले ना हमारे को ये था कि हम ना अगर इंपोर्ट कर सकते हैं तो इतनी क्वांटिटी में ही इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ एक रिजिड थी। तो उस चीज़ का हमने क्या करा, रिमूव कर दिया, गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया ताकि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रॉपरली कर सकें जितनी भी क्वांटिटी में आप चाहें। सेकेंड क्या आ गया, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। अब हमें कुछ भी एक्सपोर्ट करना होता तो हमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे करनी होती थी, तो उसकी वजह से भी हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। तो अब इस चीज़ का भी रिमूवल कर दिया गया था। लास्ट एंड थर्ड वन, रिड्यूस इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग स्टाइल्स। अब इसकी जो है लाइसेंसिंग स्टाइल में भी रिडक्शन कर दिया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर ये आता है कि हर चीज़ से फ्री कर दिया गया था, मीन्स की लिबरलाइजेशन में हम ये। अब हमने देखा लिबरलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में भी क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन का बेसिकली आपको मीनिंग मैंने बताया ही था कि जो ऑनरशिप थी उसको ट्रांसफर करना कहाँ से, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में। तो अभी हमने देखा प्राइवेटाइजेशन का क्लियर मीनिंग, जो ऑनरशिप थी या मैनेजमेंट कह लें या हम कंट्रोल कह लें, बिकॉज वो सब कौन होल्ड करके रख रहा था, पब्लिक सेक्टर होल्ड करके रख रहा था, जिसकी वजह से तो जो है हमारे अगर हम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात करें जो आना चाहती थी या पहले इन्वेस्ट करना चाहती थी, उस टाइम पर उनको नहीं करने दिए गए ड्यू टू लाइसेंसिंग। तो लिबरलाइजेशन होने के बाद प्राइवेट कंपनीज का एंट्री होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसमें, और उनको एक अपना रोल प्ले करने का मौका दिया गया, जिसकी वजह से हमारे को, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने का मोटिव हमारा क्या था कि एक तो जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली है, जो उसके कंट्रोल है वो कम हो जाए, मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाए, ताकि क्योंकि अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, परफेक्ट प्रोडक्टिविटी होगी, काम अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली हम रेवेन्यू जनरेट पर ध्यान देंगे, राइट। इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट होगा तो हमारा जो है प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट आता है हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। अब अगर प्राइवेट कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज को आएंगी, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेफिनेटली जो है ग्रोथ हमारे को देखने को मिलेगी, क्योंकि सब पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर रहा था, जितने वो मतलब उनका था कि जितना ही उन्होंने प्रोड्यूस किया या जिस तरीके से उन्होंने जितना काम किया बस उतना ही उनको मिल पा रहा था। तो अभी क्या ग्रोथ जो है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अब आके अपना रोल प्ले कर रही थी, अपना पार्ट प्ले कर रहे थे, तो उनको ने देखा कि वहाँ पे जो ग्रोथ है अब ज़्यादा हो रही है, बिकॉज अब डिपार्टमेंट ज़्यादा हो चुके थे, अब कंपनी ज़्यादा हो चुकी थी काम करने वाली, गुड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर की भी एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, क्योंकि पहले क्या था, हर चीज़ जो थी वो पब्लिक सेक्टर को ही करनी थी। अब ऑब्वियसली अब वो काम जो है डिवाइड हो चुका था, प्राइवेट सेक्टर के पास जा चुका था कुछ काम, तो वो अब अपना जो काम जो है पब्लिक सेक्टर भी बहुत अच्छे से कर पा रहा था। अब हम इसको देखें तो हमारे यहाँ पे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट कंपनीज या फॉरेन कंपनीज जो आना चाह रही थी वो भी आ रही थी, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे को एक रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिल चुका था। प्लस हमारे अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया, कामों को जब हम भी सेग्रीगेट करते हैं तो बहुत अच्छे से होते हैं, राइट। तो अब हम कुछ न्यू भी सोच सकते थे, तो हमें इनोवेशन का, ये इन्वेस्टमेंट करने का और मौका मिला, और जिसकी वजह से अगर हम क्योंकि देखें बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज हैं वो भी आके इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो डेफिनेटली हम इंटरनेशनल लेवल पे खुद को देखना चाह रहे थे, जो कि डायरेक्ट किसको लेड करता है, हमारे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा था। अब हमने देखा हमारी चीज़ें सारी जो है टैक्सेस से हम रिमूवल हम ले चुके हैं, प्राइवेट कंपनीज का इन हो चुका है, तो अब हम अगर देखें बाहर की कंट्रीज भी इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो हम देखें तो हम बड़े लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे बात करने जा रहे हैं। तो जिसके लिए हमने क्या नाम रखा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि आपका इजीली मूवमेंट हो सके इंटरनेशनल कंपनीज का, ठीक है, ताकि हम एक्सपोर्ट प्रॉपर कर सके, इंपोर्ट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्सपोर्ट करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। तो इससे हमें ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या कि जो हमारा नेशनल लेवल पे जो भी हम प्रोडक्टिविटी कर रहे थे या हमारा जितना एक्सपोर्ट हो रहा था, डिवैल्यूएशन कर दिया था। अब फॉरेन कंपनीज ज़्यादा आ रही थी प्रोडक्शंस के लिए, मतलब प्रोडक्ट जो हमने गुड्स प्रोडक्ट्स थे हमारे, उनको ज़्यादा खरीदना चाह रही थी। तो उस वजह से हमने देखा कि हम ग्लोबल लेवल पर पहुंच रहे थे। ग्लोबल लेवल पर पहुंचने के लिए इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा हाईलाइट हुए, क्योंकि मूवमेंट जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका था, बाहर की कंट्रीज़ का आना हो चुका था, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का जो है वो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था,
गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था प्रॉपरली, बिकॉज अब उन टैक्सेस को उतना हम मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि टैक्सेस जो था ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। टैक्सेस रोल इस तरीके से प्ले कर रहे थे क्योंकि टैक्सेस को ही पे करते करते बंदा तो अपना कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगा, राइट। तो टैक्सेस का जब रिमूवल हो ही गया तो मूवमेंट आसान हो चुकी गई थी, सिंप्लीफिकेशन हो गया था उस प्रोसेस का, सर्विसेज अब एक्सचेंज हो रही थी, ठीक है। एमएनसीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा आ रही थी। अगर कुछ उनको जैसे अब मान लीजिए जो एमएनसीज आ रही थी, जो हमारे इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग थे जो अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, अब वो उनको वर्क भी दे रही थी डेफिनेटली। तो उस चीज़ से क्या हुआ कि हमारे को क्या जो सर्विस का भी एक्सचेंज हुआ, हम एक कैपिटल वैली जा सकते, हम टेक्नोलॉजीज को अंदर अपने कंट्री में ला सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे अब हम इंटरनेशनली जो है डील कर सकते थे, बिकॉज हमें इंटरनेशनली डील करना भी पड़ेगा अगर इंडिया, क्योंकि इंडिया वरना पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मोटिव बेसिकली यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन को प्रमोट करे। क्यों? क्योंकि अगर हम वो प्रमोट नहीं करेंगे तो इंडिया जो है एक पिछड़ा हुआ देश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे को इंटरेक्शन, अभी जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें जो मोदी जी ने आके किए, मोदी जी की सरकार जब से आई है तो हमने देखा है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशंस जो है बहुत अच्छे से बना लिए कि अगर हम आज भी किसी से कंट्री से कर्जा लेना चाहें या हम कहीं इन्वेस्ट करना चाहें या कुछ भी है तो हमारे लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये कि हम फ्रीली वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने इंडिया को उस लेवल पर मोदी जी ने लेकर गए हैं। डेफिनेटली वो लेकर गए क्योंकि उन्होंने रिलेशंस क्रिएट करे हैं बाहर की कंट्रीज़ के साथ। क्योंकि अगर हम देखें तो उनको बाहर की कंट्री में जब जाते हैं कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, हमने बहुत सारी वीडियोस भी उनकी देखी हुई हैं इस चीज़ में। तो वो क्या है, वो अपने इंडिया को एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, राइट। वो इंटरैक्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, अदर रीजन्स के साथ, ताकि इंडिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहे कि वो लोग भी, अभी हम देखते हैं बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ पर, कितना कितना पैसा देकर जाते हैं, या मतलब जैसे गरीब लोगों को हम एक रोड पर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे। और हम वैसे भी देखें तो अभी एमएनसीज का जो है इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट। क्योंकि इंडिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उनका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया आ चुका है, प्रमोशन उस चीज़ का हो चुका है। तो ग्लोबलाइजेशन से हमें बहुत बेनिफिट ये मिला है। ग्लोबलाइजेशन का मेन मोटिव यही था कि कंट्रीज़ का आपस में इंटरेक्शन होगा तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स ज़्यादा होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री में आपस में कुछ करते रहेंगे तो हम कभी उतना पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। तो ये जो था मोटिव था हमारा ग्लोबलाइजेशन का। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।